तुम्हें कैसे समझ आएगा? ये हम वेक्टर डाल रहे हैं दूसरे होस्ट मैम सेल में, दिख आपने रहा है तो तुम्हें? मैम मैं बोला आ नहीं गई थी था। मैम। ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लेफ्ट साइड में येलो कलर का वेक्टर है। ओ मैम ये तो वो है प्रियांशु है। रोवर। मैम चलो लैंडर रोवर। लैंडर है। हाँ बेटा, चंद्रयान है। नलायक को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं हम, कुछ भी बोलती मान जाते हैं। बस 150 मीटर दूर है। रुक जाओ यार, देख के स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यो 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 मैम। मैम सर ने यो ये यो मैम। भेजा है हमारे को। मैंने लिंक तो यही भेजा तुम्हें, यहीं से देख लो। अकेले अकेले क्या देखोगे? क्या मस्त लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अरे क्या चल रहा है अभी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तान्या इतनी लेट? आधा घंटा लेट हो आज तुम। तान्या, अरे अब वो मुश्किल है इसी रूम में। पहुंचने वाला है। वो देखो यार, मून की रियल पिक्चर दिख रहा है तुमको? यो मैम। अरे मून पे भी आ गए हम तो, फिर मनुष्य हैं। देखो क्या है ना। सोचे जाके वहां एलियन का पता करा है तो 65 मिनट्स ओनली। पहुंचने वाला है ये तो। आवाज आ रही है तुम्हें? नो मैम। नो मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है, आपकी तो आ रही है। मेरी आ रही है ना, तालियां बज रही है अभी। 65 मीटर के आसपास डिस्टेंस रह गया अब। ये तो ऐसा लग रहा है मोदी जी घर ही बैठे हैं हमारे। दो इंजन फायर हो गए। वी आर अप्रोचिंग द मून सरफेस, ये बोल रहे हैं वो। 59, 56, 55, 52, 50, 47, 50 मीटर से भी कम डिस्टेंस पे हम लोग। पहुंच गया। मैं पीछे हूँ। पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, पर इसमें नहीं पहुंच गया। कांग्रेचुलेशंस भाई, पहुंच गया, पहुंच गया। सेम टू यू। सेम टू यू मैम। ये वाला तेरा पीछे चल रहा है। राय को मोदी जी की ताली बजा रहे, तुम तो बजा लो। मुबारक हो, मुबारक हो आपको भी। आपको भी। अबे मुबारक है। यस, अमेरिका से भी आगे, पहले से ही आ गया मुझसे। लाइक कहीं के वो। मेरे मोदी जी इतने क्यूट तरीके से क्यों कर रहे हैं? Congratulations everyone. सेम टू यू मैम। सेम टू यू। सेम टू यू मैम। All right, चलो चलें, क्लास स्टार्ट। यो 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 मैम। ओके चलो जी, ये तो बहुत ही अच्छा नोट पे क्लास स्टार्ट होगी, मजा आ गया है। इसी खुशी में दक्षा पढ़ेंगे। इंडिया इज ऑन द मून। या ऑलराइट। सो हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। हाँ बेरिया, तुमने तो बहुत ही मिस कर दिया आज का फिर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से पहले हम लोग बायोटेक का कल रिवाइज करते हैं। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बेटा? हमने कल पीबीआर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। यो मैम। आज हम इस वेक्टर को पूरा एक बार पूरा रिकॉल करेंगे। पूरा इस वेक्टर को एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे, बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। मैंने कहा ना, अगर वेक्टर से क्वेश्चन बनता है तो पीवीआर 322 पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये अकेला ही एक ही पार्ट से तुम्हें 3-4 क्वेश्चन बन सकता है आराम से। फिर ये पीवीआर 322 को कैसे हम लोग इनकॉपरेट करेंगे, मतलब इसका एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे वेक्टर होस्ट के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों को साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोगों को खुद ही एक तरह से अपनी कॉपी में परफॉर्म करना पड़ेगा। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कॉन्सेप्चुअल, लेंथी सा क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फिर हम करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, जिसपे अभी तक एक ही क्वेश्चन है आया हुआ, तो वो छोटू सा पार्ट है ये, तो ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट? सो हमारा आज का टारगेट है इन दोनों टॉपिक्स को खत्म करना और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि वो पूरा तो शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है? बायो हाँ बोलो। हमने वो भी नहीं पढ़ी अभी। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के साथ पढ़ाऊंगी। ओके मैम। हाँ आज कंप्लीट हो जाएगा।
बायोरिएक्टर तक तो मुश्किल है, क्योंकि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट, अगर तो एक्सपेरिमेंट सबको साथ साथ समझ आ जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज ये लंबा चला जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट समझना जरूरी है। ओके ठीक है, सो मुश्किल है, मे बी कल तक हो जाए, बट हम इसके बाद सारे 34 ईयर्स के जितने भी हमारे पीवाई क्यूज है वो लगाएंगे। ओके, सो टारगेट यही है कि इस चैप्टर के सारे पीवाई क्यू लगाएंगे, फिर बायोटेक की नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, फिर उसके सारे पीवाई क्यू लगाएंगे। तो बायोटेक के अकेले के सारे पीवाई क्यू मिला के लगभग अराउंड 250 क्वेश्चंस है, पर वो हम क्लास में करेंगे। ओके, या मैम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे आपको आराम से 30 मार्क्स का पेपर तो आना ही है ना, तो हमें जो छोड़ेंगे, राइट। तो चलो आज बहुत मजा आएगा। तो पीवीआर 322 को रिवाइज करना, तो एक बार के लिए बुक बंद कर लो, मैं डायग्राम लाई हूँ, इसी के थ्रू रिवाइज करते हैं। कल हमने इसी को लेबल किया था ना साथ में, या मैम। आज रिवाइज भी हम इसके थ्रू करते हैं। तो पहले मेरे को रेज योर हैंड करना है, ठीक है? मैम। ठीक है, एक सेकंड, कौन है बाहर रह गया? चलो जी, तो रेज योर हैंड जो स्टार्ट में मदद करेंगे। ओके, मोहित इज तमन्ना, राइट? मैम मनीषा। मनीषा, प्रीति, नीलम, रिया, मनीषा कहाँ गया तुम्हारा हाथ? दीक्षा, मनीषा, तो 5 लोगों ने भी उठाया हाथ। ठीक है बेटा, मुझे बाकी हाथ भी चाहिए। ओके, निजू, गुड। निजू, पीबीआर 322 हमने आर्टिफिशियली बनाया था कि नेचुरली ऑब्टेन हुआ है? मैम आर्टिफिशियली। हाँ, सबसे पहला आर्टिफिशियली बनाया गया वेक्टर है हमारा, वेरी गुड। ठीक है, पीबीआर 322 में पी स्टैंड्स फॉर व्हाट निजू? पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, वेरी गुड। बी एंड आर स्टैंड्स फॉर गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। साइंटिस्ट का नाम है ना ये, बी एन आर, याद है? यस मैम। ऑलिवर एंड ऑलिवर एंड रॉड्रिक। हाँ, और 322 का क्या मतलब है रिजू? उसको बोलने दो। मैम नंबर। नंबर की कौन से नंबर पे वो स्ट्रेन को ऑब्टेन किया गया था, राइट? या मैम। गुड, शाबाश, वेरी गुड। नीचे हाथ नीचे कर ले भाई, जो बोल देगा वो हाथ नीचे करो, ऐसे पता नहीं चलता, बच्चे रह जाते हैं, है ना? ओके नीलम, अब मेरे को बता, पीबीआर 322 के अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है, तो उनके नाम क्या है? एक मैं लेफ्ट साइड बनाती हूँ, इसका नाम क्या है? नहीं, ये वाला हम लेफ्ट साइड पे जो बनाएंगे ना वो एम्पिसिलिन है, इसको ऐसे याद करना है, एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और राइट हैंड साइड वाला टेट्रासाइक्लिन। से बोला तुमने सही है, लेकिन इसी ऑर्डर में करना है, ठीक है? तो ये वाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, शाबाश। ऑलराइट, अब मुझे बताएगी प्रिया। प्रिया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में आपको 2 साइट्स मिलती थी ना, तो मैंने किस निमोनिक से याद करा था इसे, रिस्ट्रिक्शन साइट्स को याद करने के लिए? नाम किसका नाम याद करा था हमने? एक एथलीट का नाम किया था, प्रिया सतवालिया। मैम पीवी सिंधु। हाँ, पीवी सिंधु, शाबाश। पीवी सिंधु से हमने ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स को याद किया था। तो पहले वाले का नाम क्या है? मैम PVU1। PVU1, शाबाश। और दूसरी वाली रिस्ट्रिक्शन साइट का नाम क्या है? PST1। PST1, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राइट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, बेटा हाथ नीचे कर ले। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में प्रिया सतवालिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में हमारे पास 2 थे ना रिस्ट्रिक्शन साइट्स, तो इनके नाम बताना। हमने किस किस को याद किया था? ट्रिक क्या थी? किसी का नाम था, एकेडमी थी उसके आगे लिखी मैंने। दीक्षा बताओगी? नहीं याद। नहीं याद? मोहित? मैम मनीषा? एकेडमी। हाँ, बंसल एकेडमी से याद किया था ना हमने इसे। गुड। तो बेटा मेरे को बताएगी टेट्रासाइक्लिन में एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम? मैम बाम H1। बाम H1, शाबाश। और दूसरे का? साल 1। साल 1। लिख के किया था याद, ऐसे याद है? मैम याद है। याद है, गुड, वेरी गुड। राइट, अब यहाँ पर आते हैं हमारी क्लोनिंग साइट, जहाँ पे एक ही जगह पे आपको 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिले थे। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या थी हमारे पास? प्रीति संधू, ट्रिक क्या थी? पहले करना है क्लैप, फिर हिंद। हाँ,
तो क्लैप करना है और उसके बाद जय हिंद बोलना है ना। चलो बताओ, तो पहला रजिस्ट्रेशन एंजाइम की साइड बताओ। इको R1 इको R1, शाबाश। दूसरी CAR1 क्लैर, आवाज नहीं आ रही है इसकी। मनीषा बताना। A1 क्लेवन 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 और हिंदो 3 3। और सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर हुआ था? हिंद 2 वेरी गुड, शाबाश। अब दीक्षा, इस जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में एक चीज मिसिंग है क्या? दो चीजें मिसिंग है क्या? ओरी और आरओपी। आरोपी। और एक और था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइड, क्या नाम है उसका? PVO2 PVU, शाबाश, अरे वाह। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, करेक्ट। और ये रोप की जो जगह है वो अलग अलग कर दी है। मतलब ओरी जो ओरी वहां होना था और रोप ओरी की जगह। हाँ हाँ, वो वैसे तो लिख सकते हो, कोई ना, मैं वैसे ही बना देती हूँ जैसे एनसीईआरटी में। अब ठीक है। जो मैम ओके जी, चलो, तो वेरी गुड, तुम्हें इतना तो याद है ना। अब हम इससे आगे का रिवाइज करते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से एक वेक्टर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना। अब इसमें से दो क्वेश्चन आए थे जो इंपॉर्टेंट है। पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका काम क्या होता है? हम कॉपी नंबर को कंट्रोल करना है एंड व्हाट इज कॉपी नंबर? डीएनए की क्या देने की? कॉपीज। टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने फॉर्म होंगे ना, वो डिसाइड करना, दैट इज कॉपी नंबर, ठीक है। तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट ये करता है, गुड। और दूसरा ये कॉपी नंबर कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन ये क्या आया था कि कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ओरी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो रोप क्या करता है? फुल फॉर्म क्या है? तो ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये ले बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके। नाउ रोप क्या करता है हमारा? नो, मैम इसका नहीं पता है। हेल्प्स इन रेप्लिकेशन। तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में ये मदद करता है, बस इतना ही है इसका काम, ओके। डन है। मैम। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये लगाना है एक्सपेरिमेंट। बेटा हाथ नीचे कर ले मनीषा। अब लगाना है एक्सपेरिमेंट, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तो अपनी कॉपी खोलो, कॉपी के पेज में ऊपर बनाओ जैसे मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने बनाया जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये रहा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा था, सही बात है बेटा। जिस कैंची से मैंने काटा था ना, उसी कैंची से आपको वेक्टर को भी काटना पड़ेगा। क्यों? अदरवाइज वेक्टर कहीं और काट देगा। तो जिस कैंची से मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा है, उसी सीजर से मुझे वेक्टर को भी कट करना है। तो लेट्स से मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट दिया था बाम H1 से। बाम H1 कौन सी एंटीबायोटिक की साइड पड़ा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की साइड पड़ा है, देख के बताओ। टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन ठीक है। तो बाम H1 से मैंने इसको काट दिया एंड मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। एक्चुअली में तो ऐसे बनेगा ना, हैंगिंग साइड्स बनेंगी इसकी। और सिमिलरली मैंने बाम H1 से इसको भी काटा है, तो यहाँ पर हमने साइड्स बना लिया, ठीक है। मैं इसको और सिंपल कर देती हूँ। मैं इतना हिस्सा इसका निकाल रही हूँ, ओके। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तो अगर मुझे इनको जोड़ना है तो मुझे डीएनए के कौन से बॉन्ड बनाने होंगे, ये बताओ। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो, ये है बैकबोन ना, दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो दिस इज अ बैकबोन। और बैकबोन किससे जुड़ी होती है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, राइट। और बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं चाहती हूँ कि ये बैकबोन का ये वाला रीजन जाके इस वाली साइड से मिल जाए, राइट। तो मुझे बनाने पड़ेंगे कौन से बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है लाइगेज। लाइगेज इज नथिंग बट अ ग्लू। और ये ग्लू किस काम आती है? ये काम आती है टू मेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये नीट का क्वेश्चन है, लिख लो इसे।
चलो जी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के हमने वेक्टर को लाइगेट कर दिया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ऐसे बना देते हैं फिर हम इसको। तो बाकी सारा तो वेक्टर में सब कुछ सेम है, बस इतना सा पार्ट डिफरेंट है, राइट, जहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा है। इतनी बात क्लियर है ना? यो मैम। अब अगर मैं इसे लेबल करूं तो ध्यान से देखना मैं लेबल क्या कर रही हूँ, क्योंकि अब ये काम आएगा। इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, सॉरी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है नो मैम। है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने इसको होस्ट सेल के अंदर डालना है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी वेक्टर को ना, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, देखो ये पहले वेक्टर था लेकिन अब तुमने इसमें नया सेगमेंट डाल दिया ना। मेरा कैमरा नहीं चल रहा? नो मैम। बताओ, मुझे पता नहीं चला। अब चल रहा है? यो मैम। मैं इतनी देर से हाथ से इशारे करूँ किसी को, बताओ मेरे पास। तो ये हमारा वेक्टर है और वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया है, राइट। तो जब ऐसा लग गया, अब ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, अब ये रिकॉम्बिनेंट बन गया है ना, नया कॉम्बिनेशन बन गया ना। सो मैं कहूंगी इसे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। क्लियर? यो मैम। बेटा अभी जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है मुझे किस सेल के अंदर डालना है? होस्ट सेल। तो होस्ट सेल में जब भी आप रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डालते हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था नीट का क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में मेंशन करा था उन्होंने, थ्योरी में नहीं दिया था, क्वेश्चन बना लिया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ recombinant DNA into recombinant vector into host cell। क्लियर? मैम। अब देखो, अब लगेगा हमारा एक्सपेरिमेंट, तो सब अपनी कॉपी खोल लो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। एक बार मैं आपको थ्योरी इसकी रिवाइज करा देती हूँ जो हमने पीछे पढ़ा। यहाँ पे मैंने लिखा है जस्ट इन केस अगर तुम भूल जाओ तो, ठीक है। देखो, इको R1 क्लैव, चलो एम्पिसिलिन से करते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये रेजिस्टेंट जीन है जो एक्ट करती है एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। बेटा सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? रेज योर हैंड। हाँ बोलो बेटा मनीषा। हम जो डीएनए जो उसे पहचानने में मदद करते हैं। पहचानने में मदद करते हैं कि कहाँ पर हमारा वेक्टर गया है कहाँ नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर से तरह से बोलते हैं, राइट। और PVU, PST1, B, BAM, H1, SAL1, these are what? रिस्ट्रिक्शन साइट्स, जहां पर आके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटेगा। दो अलग बातें बोली है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर्स अलग, रिस्ट्रिक्शन साइट्स अलग, नीट ऐसे ही पूछ लेगा आपसे। तीसरा इको R1, CLAV1 एंड HIND3, दे आर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का मतलब है एक सेगमेंट डीएनए का जिसके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं ना, उस सेगमेंट को मल्टीपल क्लोनिंग साइट बोलते हैं। देखो मैंने कल बोला था 3 वर्ड्स आए हैं यहाँ पे। मल्टीपल क्लोनिंग साइट उस डीएनए के फ्रेगमेंट को बोलते हैं जहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है। समझ आई ये बात? नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है रेप्लिकेशन का प्रोसेस एंड कॉपी नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। तो नीट में ये पूछा था कि कॉपी नंबर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ओरी है। ओके, नेक्स्ट इज रोप। रोप इज अ प्रोटीन दैट हेल्प इन रेप्लिकेशन एंड हैव ओरी एंड पीवीयू। ठीक है, इस पूरे सेगमेंट को हम रोप बोल देते हैं। तो इसी साइड में आपको ये दोनों सेगमेंट मिलते हैं। कुछ नहीं करता, ये सिर्फ रेप्लिकेशन में मदद करता है। तो इस पे तो जनरली क्वेश्चन बनता नहीं है, ऊपर वालों पे बन जाता है। क्लियर है सबको? यो मैम। एक्सपेरिमेंट लगा ले फिर। नोट्स तो तुम क्लास में बता लेना, राइट। अब देखो तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास जो वेक्टर है मैं यहाँ बना देती हूँ, फिर नेक्स्ट शीट पे करेंगे। तो ये रहा मेरा वेक्टर। मेरे वेक्टर पे क्या लगा हुआ है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर लग गया है। जीन ऑफ क्या हुआ बेटा? कॉपी खोलो, बनाओ इसका आंसर। मैम वो जीन ऑफ इंटरेस्ट का बता रही थी। अच्छा ठीक है, देख बेटा, जब मैंने वेक्टर डाला ना, अब एक पॉसिबिलिटीज है, हमें 3 पॉसिबिलिटीज की बात करनी है। इस एक्सपेरिमेंट में हम 3 पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। ओके, 3 पॉसिबिलिटीज। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये कि मैंने वेक्टर था उसको ऐसे खाली बनाना,
ये तुमसे ना कॉन्सेप्चुअल वे में ही पूछेंगे क्वेश्चन। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए, एक ही क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड बनेगा। ये रहा मेरा वेक्टर अपनी साइड से, और प्लस यहाँ पे बना दो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। पॉसिबिलिटी क्या बनती है अगर मैं इसमें लाइगेज डाल दूं साथ में, प्लस लाइगेज लिख लो आप अपने नॉलेज के लिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? क्या 100% गारंटी है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के साथ जाके लाइगेट कर जाएगा? नो मैम। नहीं करेगा, राइट? 100% नहीं है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो वेक्टर है लाइगेट ना करे। अगर ये लाइगेट नहीं करेगा ना, तो ये अपना ही सर्कल कंप्लीट कर लेगा, अपने आप से बॉन्ड बना लेगा, समझ आई? तो ये खुद से सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि खुला तो बड़ा नहीं रहेगा, राइट? तो ये जो है हमारा वेक्टर, ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, पहला केस तो यही हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। दूसरा केस है कि मैंने वेक्टर रखा है यहाँ पे, और वेक्टर के साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। सही बात है? यो तो मैं इसे क्या बोलूंगी? रिकॉम्बिनेंट। इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। लिखो। तो एक तो मेरे पास हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट हो मीडियम के अंदर, या रिकॉम्बिनेंट हो। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है आपको। ये बनाया आपने? बनाओ भी, बना लिए इसे। इसे लिखो स्टेप वन करके लिखो। ठीक है, चलो सेकंड स्टेप पे चले। आप देखना कॉपी में, आपको मुझे वहीं से देख के बताना है, और देख के बताना है, एक्सपेरिमेंट देख के किए जाते हैं, दिमाग बंद थोड़ी करके करोगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो मेरा होस्ट सेल है, यहां बनाते हैं होस्ट सेल। मैं 3 बना रही हूँ, ठीक है? 1 2 3। ऑलराइट, ये सारे होस्ट सेल्स है मेरे अलग अलग। तो तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 2 कटोरियां, तो अपनी कॉपी में बना लो कि ये 3 कटोरियां हैं। कटोरियां समझते हो? डाल डाल के खाते, 3 कटोरियां रखी है तुमने अपने सामने, और वहां पे तुमने 3 टाइप के अलग अलग होस्ट सेल को रख दिया। अब पहली कंडीशन क्या है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो हमारा वेक्टर था, अब ये मैं ये नहीं बात करूंगी कि वेक्टर के थ्रू आपने कैसे उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने सिंपली मीडियम के अंदर रख दिया, आपने छोड़ दिया इसे। अब मैं इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बना रही हूँ, जैसे सेकेंड मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बनाते हैं यार, साफ नहीं बन रही। देखो पहली पॉसिबिलिटी है कि एक सेल के अंदर ये प्लाज्मिड जाए, तो ये प्लाज्मिड कैसा गया है? कौन से वाला? रिकॉम्बिनेंट। तो मैं ऐसे होस्ट सेल को क्या बोलूंगी कि ये जो होस्ट सेल है ये अब कैसा हो गया? रिकॉम्बिनेंट। एंड अब ये चेंज भी तो हो गया ना, पहले इसके पास ये प्लाज्मिड नहीं था, अब इसके पास ये प्लाज्मिड है ना, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्म नहीं ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट भी हो गया और ट्रांसफॉर्मेंट भी हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है कि मान लो हमने बनाया था ना दूसरा वाला, इस केस में क्या दिक्कत थी कि अगर ये प्लाज्मिड इस सेल के अंदर चला गया, होस्ट सेल के अंदर, तो ये वाला होस्ट सेल आपका कैसा बना? नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन इसके पास बाहर से प्लाज्मिड तो आया है, तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा? नो मैम। यस कहलाएगा, कहलाएगा। ट्रांसफॉर्म तो हुआ है ना, बेशक डिजायरेबल जीन नहीं आया। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है बाहर से कुछ आ गया, तो बाहर से जैसे प्लाज्मिड एंटर हो गया उसको ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। क्लियर? ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा इस वाले पॉइंट से। तीसरी कंडीशन है मेरे पास कि, हाँ बोलो मनीषा, डाउट है? अच्छा कोई बात नहीं। तीसरी कंडीशन है मेरे पास कि हमने होस्ट सेल डाला, वहां पे प्लाज्मिड भी डाला, पर प्लाज्मिड एंटर ही नहीं हुआ। हाँ मनीषा, डाउट है बेटा? मैम जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला वो होस्ट सेल के अंदर ही होगा फिर? नहीं, वो तो बाहर ही रह गया, वेक्टर के थ्रू, वेक्टर से लगा ही नहीं था, अंदर गया ही नहीं, इसलिए मैंने उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोला। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब है जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लिख लो ऐसे। ठीक है, एब्सेंट इन वेक्टर। ओके, नाउ होस्ट सेल में थर्ड कंडीशन देखी कि प्लाज्मिड को हमने चाहा था वो अंदर जाए, प्लाज्मिड गया ही नहीं अंदर। अगर प्लाज्मिड अंदर गया ही नहीं तो क्या मैं इसको रिकॉम्बिनेंट बोलूंगी?
रिकॉम्बिनेंट तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि क्लास में लगा ही नहीं है कहीं। और दूसरी चीज क्या मैं इसे ट्रांसफॉर्मेंट बोलूंगी? No, ma'am. No, ma'am. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो 3 कंडीशन बनती है ये समझ आया सबको? No, ma'am. Yo, ma'am. क्लियर है सबको? You, ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटी बोलो, यो यो मैम। पूछो। जैसे मैम जैसे आपने बोला कि सेकंड वाले में जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब अंदर नहीं जाएगा, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं है, तो जो वो आपने बनाया वो भी अंदर नहीं जाएगा। जो फर्स्ट वाले में है उसमें सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट ही अंदर जाएगा ना, बाकी नहीं जाएगा। नहीं, वेक्टर पूरा अंदर आता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर अकेला जा सकता है तो मैं वेक्टर पे क्यों लगाती ना? तो पहले वाले में वेक्टर विद जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा। जब मैंने Yes, रिकॉम्बिनेंट बोला ना तो मेरा मतलब था वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब मैंने नॉन रिकॉम्बिनेंट बोला तो मेरा मतलब था सिर्फ वेक्टर। यो मैम। और जब मैंने नॉन रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे बोला तो इस केस में तो कुछ गया ही नहीं अंदर, यो ठीक है, मैम। इसलिए नॉन ट्रांसफर। क्लियर है सबको? यो मैम। तो 3 कंडीशंस हमारे पास हो गई है, राइट? आपने बना ली कॉपी में। अब आगे मुझे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिखेगा नहीं ना, मैं पेज पे लिखने वाली हूँ। चलो आगे। यो मैम। ठीक है, तो देखो अब क्या करो आप। अब हमें ना ये देखो हमारे पास ये मीडियम है, हमने क्या किस में रखा था? सब कुछ कटोरियों में रखा हुआ था ना। यो मैम। कटोरियों से ही पढ़ते हैं वैसे तो, पेट्री डिश होती है, अपन इसको ऐसे पढ़ते हैं थोड़ा तो इंटरेस्टिंग हो। ये रखे मैंने 3। हाँ ऊपर से बनाती हूँ, चलो ऐसे चल रहा तो ऐसे चलाते हैं। ये पहली वाली, ये दूसरी वाली पेट्री डिश, ये तीसरी वाली पेट्री डिश, ठीक है। अब क्या करना है आपको? देखो कौन से वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काट कर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है? एंजाइटी जो पीछे देखो, देख के बताओ, देख के बताओ कौन से वाला डाला है? टेट्रासाइक्लिन वाला काटा है। तो पहले आप दूसरी एंटीबायोटिक से ट्रीट करके देखोगे। देखो आप क्या करना चाहते हो, अब आप करना क्या चाहते हो? आपको कौन से वाला सेल चाहिए इन तीनों में से? हॉस्ट सेल कौन सा चाहिए? रिकॉम्बिनेंट वाला। फर्स्ट वाला ए बी या सी? ए चाहिए। तो मुझे बी और सी से अलग करना पड़ेगा। यो मैम। पहले मैं यो क्या मैम। करूंगी? ए वाले को सी से अलग करूंगी, फिर ए वाले को बी से अलग करूंगी, ठीक है, क्योंकि सी से अलग करना इजी है। समझ आई बात? यो मैम। तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों पेट्री डिश में मेरे पास बहुत सारे बैक्टीरिया है। देखो इस चीज को क्लियर रखना। मैम ए। हाँ बेटे, इसमें मेरे पास बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें भी मेरे पास बहुत सारे बैक्टीरिया है। इस बात को क्लियर रखना। हम कभी भी पूरी पेट्री डिश को छेड़ते नहीं है, हम उसमें से थोड़ा सा कल्चर मीडियम निकाल के उसको टेस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है। ये मेरा कल्चर मीडियम ए है, ये कल्चर मीडियम बी है, ये कल्चर मीडियम सी है, ठीक है। अब इसमें से मैं थोड़े से बैक्टीरिया बाहर निकालूंगी और उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगी। ये बात समझ आई? यो मैम। ये बैक्टीरिया मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, कुछ थोड़े से बाहर निकालते हैं ऐसे ना, टूथपिक डाल के भी ऐसे करके आप दूसरी पेट्री डिश में रगड़ दोगे ना तो बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं ट्रांसपोर्ट करने, ठीक है। तो मैंने तीनों बैक्टीरिया रख दिए। अब मैंने तीनों बैक्टीरिया जिस मीडियम में रखे हैं वहां पर मैंने डाल दिया कौन सा केमिकल? मैंने डाल दिया एम्फिसिलिन। तो अब पीछे देखो और सब चैट में रिप्लाई करेंगे, कोई माइक से नहीं बोलेगा, ठीक है। पीछे देख के मुझे बताओ कि विच वन विल बी एबल टू सर्वाइव, ए बी या सी, और कौन सा डाई करेगा? चैट में बोलना है। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे इस टाइम? 52 है। मेरे को जैसे ही 48 आंसर आएगा तब। बेटा एबीसी ऐसे नहीं, हमेशा ऐसे नहीं, ढंग से आंसर दिया कर। आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है ना? तो कौन सा सर्वाइव करेगा वो लिख और कौन सा डाई करेगा वो लिखो। चलो क्वेश्चन समझ आया सबको? मैम एक बार रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट कर दो। बेटे ये मेरे पास 3 कल्चर मीडियम है, तीनों के अंदर बैक्टीरिया है। ए वाले में मेरे पास बैक्टीरिया है, जो होस्ट सेल है, बैक्टीरिया ना। ए वाले में हमारे पास रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है। बी वाले में मेरे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म्ड है। सी वाले में मेरे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। अब ये सारे मीडियम में से मैंने कुछ बैक्टीरिया के सेल बाहर निकाले और उनमें एम्फिसिलिन डाल दिया। तो मुझे बताओ कि कौन से बैक्टीरिया के सेल सर्वाइव कर पाएंगे और कौन से वाले मर जाएंगे, लिख के देना है। ओके मोहित, ऑल विल सर्वाइव, ठीक है। बी सर्वाइव, ए एंड सी डाई, ऑल सर्वाइव, ओके। ए एंड बी भी सर्वाइव, रिया कह रही है ए और बी सर्वाइव करेंगे, सी वाला डाई करेगा, ओके रिया। विशाल कह रहा है ए सर्वाइव करेगा, बी एंड सी डाई करेंगे, ओके। अपनी कॉपी में देखो ऊपर किसके पास रेजिस्टेंस जीन है, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो सर्वाइव करेगा, बाकी मरेंगे। गुड चिंजल, कुछ श्वेता,
आंसर करो, सोच के करो, एक्सपेरिमेंट लगाना है ये, थ्योरी समझ नहीं आएगी एनसीईआरटी में, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। ओके सपना, ओके तान्या, ऑल राइट। दोबारा एक बार शीट को देखो, देखो देखो, ट्राई करो। 10 मोर आंसर आई नीड। ओके सरला, ओके प्रीति, नो वन सर्वाइव। बढ़िया, अगर नो वन सर्वाइव होता तो हम एक्सपेरिमेंट करते क्यों? हमको तो रिकॉम्बिनेंट अलग करना है ना बेटा, कोई तो सर्वाइव करना चाहिए। सोच के देखो, ऑल विल सर्वाइव। बच्चा ऑल विल सर्वाइव करेगा तो फिर मैं ये एक्सपेरिमेंट लगा क्यों रही हूँ? एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं हम लैब में, फालतू में थोड़ी लगाएंगे, सोचो। ओके रिया, ओके प्रिया, गुड सतवालिया। मोर आंसर्स, मोर आंसर, थिंक थिंक अगेन थिंक। मैं पता है तुम्हारे सामने आंसर है। गुड ईशानी, गुड अर्चना। हाँ, आप स्टूडेंट्स आर एबल टू थिंक। सोचो सोचो। फ्री थिंक कर लो जिन्होंने आंसर दिया है। आई नीड 5 मोर आंसर्स, मैं समझा दूंगी। 5 और। निजू, ओके। अरुषि, अरुषि आजकल कम आंसर देती है इस खुशी में। श्वेता तुम्हारा क्या है? मुस्कान, नीलम, नीलम, साक्षी, रुशिल, रुशिल आजकल आंसर क्यों नहीं आ रहे? शिवांशी, मैंने किया है आंसर। ये दिखा नहीं मुझे। विशाली, मीनाक्षी, शगुन पठानिया, शगुन भी नहीं करती आजकल आंसर, क्यों भाई शगुन नाराज हो? मैम किए ये मैम किए थे हमने। शिवांशी, अब मिला शिवांशी, ठीक है नीचे किया ना, मैं तब तक पीछे देखती थी। श्वेता, नीता आ गया। चलो देखो, इधर आओ, कॉपी में अपने देखना। ए वाले के केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है? बिल्कुल है। तो जब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस होस्ट सेल के अंदर गया तो ये भी तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया ना। तो अगर मैं एम्पिसिलिन डालूंगी तो ये सर्वाइव कर जाएगा ना। तो ए वाला करेगा सर्वाइव। ठीक है जी, पीछे आते हैं। बी वाले के केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो। मैम इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है? ये भी है, ये भी तो है। कटी कहाँ? इस पे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं ना, इसके पास तो दोनों है। पहले वाले के पास नहीं है, इसके पास तो है ना। तो अगर मैं इसमें एम्पिसिलिन डालूंगी तो सर्वाइव करेगा? बिल्कुल सर्वाइव करेगा यार, क्यों नहीं सर्वाइव करेगा? ए और बी दोनों सर्वाइव करेंगे। सी के पास तो प्लाज्मिड गया ही नहीं, अगर मैं एम्पिसिलिन डालूंगी मर नहीं जाएगा? रेजिस्टेंस नहीं थी, सो दिस वन विल डाई। समझ आया? कॉपी में लिखो इसे फटाफट, अगला स्टेप करना है मुझे। तो पहला स्टेप ये था, स्टेप हमारा 2 ये है। मैम, हाँ बोलो। हमने थर्ड में क्या बताया? थर्ड में मैंने बोला कि ये देख, होस्ट सेल के अंदर कोई प्लाज्मिड गया तो बेटा इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, प्लाज्मिड ही नहीं गया। तो अगर मैं एम्पिसिलिन मीडियम में इस सेल को डाल दूंगी, ये मर नहीं जाएगा? बस मर गया इसलिए। डन? चलो डन सबका। चाहे गलत आंसर हो, एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करो, ये ना बाद में होगा नहीं। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ट्रस्ट में। ये मुझे, जब मैं भी स्कूल में थी, मुझे बहुत टाइम लगा इसे समझने में, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा था ना। जब मैंने किया तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आया। राइट, स्टेप 4। अब मुझे बताओ कौन कौन सी पेटी डिश बच गई अपने पास, कौन कौन सी कटोरियां बच गई हैं? ए एंड बी, ठीक है। ये मेरी है ए वाली कटोरी जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, ये मेरी बी वाली कटोरी। क्या मैं इन्हीं के ऊपर सीधा केमिकल डालूंगी या इसमें से कुछ बैक्टीरिया बाहर निकालूंगी, उन पे केमिकल डालूं? बैक्टीरिया बाहर निकालेंगे, है ना। अभी भी मैं ढूंढ रही हूँ ना, मुझे रिकॉम्बिनेंट नहीं पता कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में गया है। ठीक है, अब सेकंड वाले इस स्टेप 4 के अंदर मैं कौन सा केमिकल डालूंगी? अब मैं डालूंगी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो अब देखो पीछे और मुझे देख के बताओ कि कौन सा सर्वाइव करेगा चैट बॉक्स में और कौन सा डाई कर जाएगा। कंडीशन वही है जो पीछे थी, यही वाली। देख के बताओ एक्सपेरिमेंट लगा के कौन सा सर्वाइव करेगा, कौन सा डाई करेगा चैट बॉक्स में। अब तो जल्दी आंसर आने चाहिए। गुड रिया, गुड नेहा, गुड पायल, जगदीश, मनीषा, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर। नीता, विशाल, मतलब तुम्हें समझ आने लगते हैं। विशाल, तान्या, विशाल, मुस्कान, निजू, आरुषि, सरला, श्वेता, सपना, नीलम, दीक्षा। वेरी गुड।
रुशिल आंसर कहाँ दे रहा, मुझे तो दिख नहीं रहा। प्रीति बोल, अब तो बता। साक्षी, गुड साक्षी। ठाकुर साहब बोल लिया करो। गुड स्नेहा, मुस्कान, शगुन, अपूर्वा, रितिका, अर्चना। रुशिल हमारा आंसर नहीं आया। नवप्रीत, शिवांशी, किंजल, प्रिया। देखो पीछे जाइए बेटा, ये तो मर ही गया लास्ट वाला। ए वाला जो है होस्ट सेल, क्या उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है प्लाज्मिड के पास? नो मैम। नहीं, नो मैम। है ना? तो होस्ट सेल में अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला तो ये तो मर जाएगा ना। यो यो ए विल डाई। लेकिन जो बी वाला केस है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पे। मैं यस मैम। यस यो यो मैम। तो टेट्रासाइक्लिन में डालूंगी, ये सरवाइव कर जाएगा। यस मैम। यो यो मैम। तो कौन सा सरवाइव कर रहा है, जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है या दूसरा? मैम दूसरा वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके पास है, ए या बी? मैम ए वाला तो मर गया। तो अब क्या करेंगे? मैम जो कटोरी में थे वो मतलब हाँ, तो सरवाइव करे। ये तो हमें पता चल गया ना इसे देख के कि ये मर गया, मतलब इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम क्या कर देंगे फाइनली, हम लोग किसको डिस्कार्ड कर देंगे? बी। हाँ, बी को विल डिस्कार्ड, इसको फेंक देंगे सर। डिस्कार्ड बी, पेट्री डिश, हमारी कटोरी, और हमें क्या मिल गया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हम इसके साथ फर्दर एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे? इसको हम डाल देंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के लिए। समझ आया? मैम। बी पे सो देखो, किसी मदद से आपको पता चला है कॉम्पोनेंट कौन सा है, किन जीन्स की वजह से? टेट्रासाइक्लिन। बेसिकली देज आर नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। समझ आया? अभी सिलेक्टेबल मार्कर्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपको सिलेक्ट करने में मदद करते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में गया या किस में नहीं। अब समझ में आ गया? ये मैम। ये मैम। राइट। तो देखो अब क्या हुआ, अब हम इसको सम अप कर दे एक बार सारा कुछ। अब तुम पूरा प्रोसेस कर चुके हो, ठीक है? कल जब आओगे तो मैं एक बार एक्सपेरिमेंट ये दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि बनता है, पढ़ के आना, ठीक है? अब इसको सम अप करते हैं। तो अब मेरे को भाई रेज योर हैंड चाहिए, तभी ये जल्दी से सम अप हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ठीक है जी, एक बार ही में रेज कर दो हैंड, तो हम इसको सम अप कर दें। इतना डिफिकल्ट तो है भी नहीं। ओके, ठीक है। ओके प्रीति, सबसे पहले मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था एक सेल के अंदर था, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है उस सेल के साथ? पहले हमारे पास एक वेक्टर है और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे स्टार्टिंग में मुझे एक सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट दिखा है, तो सबसे पहले मैं उस सेल के साथ क्या करूंगी? ब्रेक सेल लाइसिस एंजाइम डाल के। मैम। ये कौन सा एंजाइम नहीं डालना है मुझे? और डीएनए वाला। डीएनए वाला नहीं, डीएनए। हाँ ऐसे नहीं बोलना, खराब हो जाएगा आंसर। गुड, वेरी गुड। अब मेरे को मेरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर मुझे सारी डिब्रीज एक तरफ मिल जाएगी, और डीएनए भी। मैं चाहती हूँ डीएनए मेरा ऊपर की तरफ जा रहे विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं इसके अंदर क्या डाल दूं चिल्ड इथेनॉल। हाँ, चिल्ड दारू डालेंगे हम इसमें, चिल्ड इथेनॉल। तो मेरा डीएनए ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाएगा। प्रीति हाथ नीचे करो। नेहा, चिल्ड इथेनॉल डाल दिया, अब मैं इससे डीएनए को बाहर निकालना चाहती हूँ सिर्फ। तो मैं इसमें कौन सा प्रोसेस करूंगी? स्पूलिंग से मेरा डीएनए बाहर निकल के आएगा। वेरी गुड। अब डीएनए जो मेरा बाहर निकल के आया है नेहा, उसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है और मेरा डीएनए भी है। तो अब मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना चाहती हूँ, तो मैं किससे काटूंगी? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटूंगी। इस केस में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लूंगी, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में लूंगी किसको कट करने के लिए? वेक्टर। ओके, अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गया नेहा, लेकिन इसके साथ डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट भर गए। तो मैं कौन सा प्रोसेस करूंगी? सारे फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज अलग हो जाए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी गुड। हाथ नीचे कर ले। रिया शर्मा, बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो छोटे साइज के फ्रेगमेंट है डीएनए के, वो कौन सी साइड आएंगे? एनोड या कैथोड? एनोड, शाबाश। अब मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, मेरे फ्रेगमेंट मुझे मिल गए, तो मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है? तो अब मेरे को इसको बाहर निकालना है उखाड़ के। प्रोसेस विल बी नोन एज इल्यूशन। शाबाश, अरे तुम्हें तो बहुत ही सीक्वेंस याद है, बहुत बढ़िया। अब मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उसकी तो एक कॉपी है, मुझे मल्टीपल कॉपी चाहिए, तो मैं कौन सा प्रोसेस कर दूं? सीआर। हाँ,
जीन एम्पलीफिकेशन के लिए प्रोसेस करेंगे पीसीआर। मेरे पास मल्टीपल कॉपीज आ गई मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट की। अब मैं इसको अब मैं चाहती हूँ होस्ट सेल में जाए, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं होस्ट सेल में जाने के लिए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट। इन कौन से मेथड में हम वेक्टर यूज करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बेटा डायरेक्ट तो सीधा जा रहा है ना अंदर, तो फिर वेक्टर की यूज करेगी। इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। मैम गुड, हाथ नीचे कर लो। मनीषा, डायरेक्ट कितने मेथड पढ़े थे? मैम 2 2 पढ़े थे। अच्छा बता, पहला जीन गन मेथड, जीन गन, ठीक है। जीन गन कौन से सेल में करते हैं हम? प्लांट सेल, और जीन गन मेथड का दूसरा नाम? बायो बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक दूसरा मेथड? मैम चल कोई ना, हाथ अभी खड़ा रखियो। माइक्रो हाँ बोल। इंजेक्शन, वेरी गुड। Micro- माइक्रो इंजेक्शन किस में करते हैं? एनिमल सेल में। ठीक है। Back- तीसरा मेथड? इलेक्ट्रोपोरेशन भी था, तो 2 बोल के रुक गई थी, है ना। और एक और मेथड है सेल कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम कैल्शियम आयन यूज करते थे ना, यस मैम। है ना। राइट, तो ये 4 मेथड थे। वेरी गुड। अब वेक्टर वाली बात करते हैं। नीचे हाथ कर ले। गुड। नीलम, वेक्टर वाले मदद कर दोगे? ठीक है, इसमें आ जाती हूँ मैं। तो नीलम, जो वेक्टर है हमने फर्स्ट बायोसिंथेटिक वेक्टर जो हमने लेबोरेटरी में बनाया है, उसका नाम? हाँ, 322। राइट। अब अगर मैं वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना चाहती हूँ, तो जिस एंडोन्यूक्लियस से मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा था, उसी से वेक्टर को काटूं या किसी और से काटूं? उसी से काट दूं। गुड। अब काट के मैंने इन्हें लाइगेज कर दिया, और लाइगेज करने के बाद मैं इसको होस्ट सेल में डाल रही हूँ। तो वेक्टर को जब मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिला दूं, अब मैं इसको क्या बुलाऊंगी वेक्टर को? ये कैसा वेक्टर है? रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट। अभी जो रिकॉम्बिनेंट मेरा वेक्टर है, इसको अगर मैं होस्ट सेल में डालूंगी, तो अगर ये होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बुलाएंगे? मैम हाँ बेटा बोल। हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही क्यों करते हैं? क्योंकि किसी और से काटूंगी ना, तो वो अलग अलग साइड पे काट देगा। तो मान लो यहाँ पर इसके पास एडेनिन हैंग कर रहा है, और यहाँ पर इसके साथ थायमिन हैंग कर रहा था, लेकिन मैंने वेक्टर को किसी और साइड से काट दिया, तो उसके पास जो खाली जगह है वो ग्वानिन की है, और नीचे की तरफ उसके पास मान लो खाली जगह पड़ी है क्या कहते हैं, थायमिन की। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे ना। ओके। गुड, ठीक है जी। क्लियर है सबको? अब मैंने होस्ट सेल के अंदर डाल दिया, और मैंने वो प्रोसेस करके निकाल भी लिया कि हमारा ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है। तो अब मुझे फाइनली एक होस्ट सेल मिला, यहाँ बना रही हूँ मैं। सो फाइनली मुझे एक होस्ट सेल मिला। सब ध्यान से देखना, हाथ नीचे कर लो। गुड, गुड जॉब। बाकी जिनका रह गया अभी मैं तुमसे पूछ लूंगी, नेक्स्ट में तुम ही हाथ खड़ा करना, ठीक है। जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा डिजायरेबल वेक्टर है, और अपना जेनेटिक मटेरियल तो है ही है। अब मैं चाहती क्या थी? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने अपनी मर्जी से सेल में तो डाला, मेरा पर्पस क्या, एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे? इंसुलिन। हाँ, वो कब मिलेगा मुझे? जब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत बार यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि जितना सेल मेरा ग्रो करेगा, ठीक है, जितनी उसकी सेल की कॉलोनीज बनेंगी, उतना मेरा प्रोडक्ट भी बनेगा ना। मोर प्रोडक्ट फॉर्म। अब इस प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ बोलो प्रिया, डाउट है? अच्छा, मोर प्रोडक्ट फॉर्म। अब मैं क्या करूंगी, मैं काम करती हूँ, अकेले सेल को पेट्री डिश में क्यों रखना, हम इसको बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंटेनर्स में अगर मैं एक सेल डाल दूं, मुझे सोच के बताना, अगर मैंने एक सेल भी डाला, इसको मैं खाना भी दे रही हूँ, ऑक्सीजन भी दे रही हूँ, इसका वेस्ट मटेरियल भी रिमूव कर रही हूँ, अच्छे से इसको एरिएशन भी दे रही हूँ, तो क्या ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा? क्या मुझे बहुत सारा प्रोडक्ट मिलेगा? तो अब जब आपके पास आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जा रहा है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको स्पेशल मशीन्स में डालते हैं, जिनको हम बुलाते हैं बायो रिएक्टर्स। ओके, तो हम 2 टाइप के बायो रिएक्टर्स पढ़ेंगे। चलो आगे, यहाँ तक क्लियर है सबको?
ठीक है, ये पेज मैंने छोड़ रखा है, कल के रिवीजन के लिए बना रखा है, यही करेंगे, दूसरी स्लाइड में नहीं, इसी में आके करेंगे। चलो, तो बायोरिएक्टर्स का पेज बताओ भी एनसीईआरटी में कहाँ है? मैम 204। 174। सब खोलो उसे, वही लेबल करना है, वही लेबल करना है उसको, सब खोल लो उसे, ठीक है। बायोरिएक्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा एफिशिएंट होता है तो थोड़ा कोई कम होता है। आपको याद है हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किया था, Yeah, ma'am. मैंने कहा था ना किसी किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीनेशन की ट्रीटमेंट होती है, किसी में नहीं होती है, तो हर जगह का अलग अलग हिसाब है। तो आपको 2 बायोरिएक्टर्स है जो पढ़ने हैं। तो पहले वाले का नाम क्या है? देखो, स्पार्क स्ट्रीट टैंक। स्पार्क। मैम पेज Simple. नंबर क्या है? पेज नंबर 204 या 174 बोल रहे हैं, मेरे पास बुक नहीं है, फोन है इसमें। तो बेटा कौन सा पेज नंबर बता दो उसको सही से। 204। ओके, इस वाले बायोरिएक्टर का क्या नाम है और इस वाले का क्या नाम है? ए वाले को क्या बुला रहे हैं? हम सिंपल टैंक। रेज योर हैंड। रिया, मैम मिल गया। क्या बेटा? रिया शर्मा, ए वाले को क्या बुला रहे हैं? Simple state tank bioreactor. सिंपल सर, हाँ स्पार्क स्टार है टैंक। बेटा, मैंने रिया दूसरी से पूछा है, से बोलने दो ना, दूसरे के बारे में नहीं बोलना है ना, उसको सीखने का मौका दो। और बी वाला बताएगी मुझे नीता, नीता से मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही थी। नीता, बी वाला कौन सा है? मैम स्पार्क फायर टैंक। स्पार्श वाला। इन दोनों में से अगर एफिशिएंसी पूछ ले, ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, पहले तो ये लिख लो, ये ज्यादा एफिशिएंट है, वही लिख लो, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा थोड़ा साइज के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसकी लेबलिंग आ जाती है, इसको एक बार कर लेते हैं। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, आप इसके अंदर सारा सॉल्यूशन डालोगे अपना, बैक्टीरिया का सॉल्यूशन, तो येलो कलर से जो दिख रहा है वो बैक्टीरिया का सॉल्यूशन है, इसको हम कहते हैं कल्चरल ब्रॉथ। कल्चरल ब्रॉथ का मतलब है आपके पास बैक्टीरिया डला है। कौन सा बैक्टीरिया डला होगा? रिकॉम्बिनेंट या कॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, उसको मैं रिकॉम्बिनेंट होस्ट भी बोलती हूँ ना, इसमें डाला, ठीक है। उसके अलावा आपने फ्लैट ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं, इम्पेलर्स। देखो इसने कुछ नहीं किया है, इन्होंने क्या किया है, इस कंटेनर में एक ब्लेड ऐसे बड़ी सी पाइप डाल दी और इसके आसपास इन्होंने ब्लेड लगा दिए। क्या लगता है ब्लेड क्या काम कर रहे होंगे? घूमने का। घूमने का, हाँ। जो कल्चर मीडिया में एक जगह बैठ जाएगा, सबको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सबको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, तो मुझे घुमाते रहो, तो उससे सब कुछ प्रॉपर मिलता है, ठीक है। तो फ्लैट ब्लेड्स का काम है घुमाते रहना, इसलिए इम्पेलर भी कहते हैं इन्हें। देखो फ्लैट ब्लेड इम्पेलर, जो इसको रोटेशन करवाते हैं, इसलिए रोटेशन का एरो भी इन्होंने दे रखा है, राइट। सबसे ऊपर वाला जो है ना, ये फ्लैट ब्लेड इसी के साथ लगा है, इसका काम है फॉर्म ब्रेक करना। देखो जब तुम घुमाते रहोगे ना, बैक्टीरिया वह खाना खाएगा तो डेड बॉडीज भी तो बनेंगी बैक्टीरिया की, तो गंदगी ना फॉर्म की फॉर्म में बनती है। कभी आपने देखा है किसी नाले के ऊपर फॉर्म बन जाती है व्हाइट व्हाइट झाग, ये उस झाग को हटाता है, ये झाग को हटाता है, क्योंकि अगर ऊपर झाग झाग हो जाएगी ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं हो पाती, तो ये उसको हटाने का काम करता है साइड में, ठीक है। इसके अलावा एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन होगा, वो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और नीचे से स्टेराइल साफ हवा डालते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, थोड़ा बैक्टीरिया डालेंगे, उसे घुमाते रहेंगे, फिर जब बैक्टीरिया का नंबर बहुत सारा बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से हम उस बैक्टीरिया को निकाल लेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। क्लियर? सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला इतना अच्छा क्यों है? अच्छा, इसके बारे में एक चीज याद रखना, इसका बेस थोड़ा कर्व्ड है, तो ये लिख लो कहीं, बेस कर्व। बहुत पुराने किसी क्वेश्चन में ये लाइन मेंशन थी, जब याद नहीं है कौन से ईयर का क्वेश्चन है, पर इसका बेस कर्व है, इसका बेस तो कर्व नहीं है ना, तो ये इसका डिफरेंस है। अब इधर आओ, देखो इसके केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे वो पंखे नहीं लगाए, बहुत सारे ब्लेड्स नहीं लगाए, इन्होंने सिंपली नीचे लगाया ये एक ब्लेड, तो ये भी रोटेट ही करेगा, इट्स लाइक दिस। और ये नीचे इसके 2 पंखे हैं, तो ये भी ऐसे रोटेट ही करेगा, नो डाउट। लेकिन इसके केस में क्या होता है, आपको ये नीचे छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ना छोटे छोटे बबल्स ऊपर की तरफ फेंकता है, तो जब एक छोटा, इसको हम कहते हैं स्पार्ज करना। कभी आपने देखा है बेटा माइक बंद कर ले, कभी आपने देखा गार्डन में ऐसे निकलता है और फिर इससे चारों तरफ पानी पानी स्प्रेड होता है? बेटा ये किसका माइक है, किसका माइक ऑन है? मैम रमेश। यार माइक मत ऑन किया करो, दिक्कत होती है सारों को। अभी रिमूव फ्रॉम द कॉल आ रहा है, ये तो कर नहीं सकती हूँ। चलो आइए,
तो तुमने वो देखा ना, वो घास के ऊपर ऐसे निकलता है और फिर चारों तरफ घास को पानी देता है, ऑटोमेटिक सिस्टम। ऐसी है, ये नीचे से ना चारों तरफ बबल फेंक रहा है। तो ये बबल से क्या होता है, बबल ड्रामेटिकली ऑक्सीजन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। देखो इस पानी में ऑक्सीजन है, हम बस चाहते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, क्योंकि बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन मिलेगी वो उतना ज्यादा अपना खाना तोड़ पाएगा। याद है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना वो जल्दी खाना पचा पाएगा। तो स्पार्श वाले में कुछ नहीं होता, बस बबल्स जाते हैं ऊपर। ये बबल्स क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। ये तो अब मैंने सारा कंटेंट बायोरिएक्टर्स में डाल दिया और मेरा बहुत सारा बैक्टीरिया का नंबर बन गया, मतलब मेरा बहुत सारा प्रोटीन भी बन गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास बैक्टीरिया विद प्रोटीन है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चाहिए क्या मैम? जीन ऑफ इंटरेस्ट। मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। वो जो प्रोटीन बना है वो मेरा इंसुलिन है, बैक्टीरिया के अंदर है। मुझे बैक्टीरिया से प्रोटीन निकालना है, बैक्टीरिया को फेंक देना है, ठीक है। तो अब मुझे ये करना है, बायोरिएक्टर से अपना प्रोडक्ट निकालना है और बैक्टीरिया को फेंक देना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। क्या बुलाते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का मतलब होता है कि जो भी एंड प्रोडक्ट आपको बना है फ्रॉम बायोरिएक्टर, जितने भी बायोरिएक्टर्स हैं, जो भी आपको एंड प्रोडक्ट मिला है आप उसको निकालो, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है उसका, हाँ, तो पहला प्रोसेस होता है डाउनस्ट्रीम में कि पहले आप उसको निकालो, सेपरेट कर लो, प्रोटीन को सेपरेट किया, अब आप उसको प्यूरिफाई करो कि आपके पास सिर्फ प्रोटीन रह जाए, ठीक है। प्यूरिफाई करने के बाद आप उसको डिब्बी में पैक करोगे, तो प्रिजर्वेटिव भी तो डालोगे ना। मार्केट में इंसुलिन की छोटी छोटी बॉटल्स मिलती है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव भी डालते हो। तो थर्ड स्टेप होगा प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव डालो और फिर मार्केट में सप्लाई कर दो। तो ये सारे तीनों के तीनों स्टेप टुगेदर कहलाते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। समझ आया? यो मैम। क्लियर है? यो मैम। नीट में क्वेश्चन पता क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो वहां पे एक अलग से वर्ड मेंशन हो गया था, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और प्रिजर्वेशन के अलावा, वो आंसर था। ये एक क्वेश्चन आया था इससे। मैम जो सेकंड केस है जिसमें स्पार्ज्ड जो बायोरिएक्टर है उसमें जो एयर की सप्लाई है वो नीचे से होती है, यस। फिर जो फर्स्ट वाला है उसमें कहाँ से होती है? यहाँ पे भी स्टेराइल एयर यहाँ से आ रही है, लेकिन स्पार्श वाले में क्या होता है कि स्पेशल बबल्स भी आते हैं, तो बबल्स की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसमें भी ये स्टेराइल एयर नीचे से आ रही है, ठीक है। तो मेन फीचर बेटे उसको समझ आया जिसने पूछा है? मैम जो फिर ऊपर वाली जो इसकी लेयर है वो ऐसे कर्व्ड क्यों दिखाई हुई है, जो सेकंड केस है? सेकंड वाले भी, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले में बबल्स नहीं बने ना, लेकिन सेकंड वाले में बबल्स बनते। कभी पानी उबाला है घर पे? यो मैम। एक नॉर्मल पानी रख और एक ग्लास में पानी लेना और उसको ऐसे चम्मच से घुमाना, उसका सरफेस देखना वो स्मूथ रहेगा। फिर एक कंटेनर में पानी डालना और उसको उबालना, जब उसके अंदर बबल्स बनते हैं तो पानी का सरफेस ऊपर नीचे नहीं हो जाता? यस मैम। तो ये ऊपर नीचे होने का मतलब है कि अंदर बबल्स बन रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से सरफेस एरिया और इंक्रीज हो रहा है। देख अगर ये प्लेन सरफेस है यो मैम। तो आपके पास इतना ही एरिया अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं इसी को कर्वी बना दूं ऐसा, तो देख कितना सारा एरिया नहीं अवेलेबल हो गया। आप केमिकल रिएक्शन यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। तो ये जो उबड़ खाबड़ है ना वो इसलिए क्योंकि उसमें बबल्स आ गया ना, सो इट इज लाइक बॉइलिंग वाटर। गर्म नहीं है पर बबल्स आने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। सरफेस पे ही होता है क्या जो ये रिएक्शन होता है? नहीं सरफेस पे नहीं होता, पर हम सरफेस एरिया जितना इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा स्पेस मिल जाएगा ना बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। वो होता सारे के सारे मीडियम में है, पर हम और एरिया देना चाहते हैं उसे, ठीक है। जो इस डायग्राम के साइड में जो एरोस बनाए इसका क्या मतलब है? कौन से वाला? जो साइड में रेड वाले सर्कल के राइट साइड 4 एरोस में है ये वाला। ये आपको बता रहा है कि बबल्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, ड्रामेटिकली ऑक्सीजन का ट्रांसफर इंक्रीज कर रहा है, तो आपको बता रहे हैं हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था उसका कि सरफेस पे ऐसा क्यों है, तो वहां पे मेंशन भी करा है ना कि इंक्रीज करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, तो दैट इज गुड क्वेश्चन, गुड। चलो डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चंस निकाले हमारे जो पहले के रहते हैं, अब हम सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मैम लास्ट में प्रोडक्ट कौन सा था? प्रोडक्ट हमारे पास हम जो भी बनाना चाहते हैं, अगर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन बनाना था तो एंड में हमें इंसुलिन मिल जाएगा, जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहती है वो मिलेगा, ठीक है।
चलो फटाफट क्वेश्चन करेंगे, 5 मिनट्स हमारे पास, रिवाइज तो हमने कर लिया, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, कल से फिर मंडे तक हम सारे क्वेश्चंस ले आएंगे। तो चलो चैट में आंसर करो। रिया कोई डाउट है? No, ma'am. चल बेटा हाथ नीचे कर लेते, बताओ भी क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट। गुड, नेहा, जगदीश, प्रिया, तान्या, नीता, प्रीति, सपना, गुड गुड, ये तो जल्दी जल्दी आंसर है, वेरी गुड। मेरे को अभी भी आंसर नहीं आया, रुशिल, नीलम, आशा, आशा, अनुशिवा, ट्राई, तनिष, रमिता, अपूर्वा, ट्राई तो करो, गलती हो जाएगा जहाँ से आएगा। गुड, first 10 answers are here. Listen, the DNA molecule to which the gene of interest is integrated is for cloning is known as, जिसके ऊपर gene of interest हम लगाते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? Vector. कैरियर नहीं बोलना उसको, right? Good, answer would be D. Try this one. 15 seconds पे चलाऊंगी मैं क्योंकि ये छोटू है। Start. 15 seconds रख, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड रमिता, हाँ अब आ गया आंसर। वैशाली, गुड, 5 seconds left, 4, 3, 2, 1, stop. The cutting of DNA at specific location became possible with the discovery of, हमारे पास कैंची कौन सी है? ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना, थ्योरी बेस्ड। Yo, किया ma'am. था, ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये बताओ। स्टार्ट, 15 seconds। चलो 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 ट्राई करते रहो। गुड गुड गुड, शालिनी वेरी गुड, मोहित गुड, मुस्कान, तान्या फाइनली, अरे वाह, तो बहुत जल्दी कोई आंसर आ रहे, शाबाश। स्टॉप। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, मैंने बोला था ना कॉपी नंबर पे क्वेश्चन आया था, तो कॉपी नंबर जो लिंक्ड डीएनए है, जो डीएनए लग चुका है जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसका कॉपी नंबर कौन डिसाइड करता है? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 1 मिनट, अभी 3 मिनट है ना, मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाना। गुड सपना, ट्राई दिस क्वेश्चन। दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 34? यस मैम। कोई कॉपी नहीं खोलेगा, आपके पास 1.5 मिनट है, ये करके बताना। ट्राई दिस, कर सकते हो तुम, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तुम्हारी। डेढ़ मिनट है, हाँ 30 seconds done, 1 minute left। फोर्टी 45 सेकेंड डन। करो करो, कोशिश करो जैसे तुम्हें आता है। गुड नीतू, गुड आरुषि, गुड गुड। लास्ट 30 seconds, 15 seconds दे रही हूँ, आंसर आ गया। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। देखो, इन गिवन फिगर से क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पीबीआर 322 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली आइडेंटिफाई, करेक्ट वाला ढूंढना है आपको अपने कंपोनेंट्स के साथ, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो ये कह रहा है ओरी जो होता है, ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है। No, ma'am. करेक्ट ढूंढना है ना, ये करेक्ट। नाउ आरओपी रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। ये उनका गलत होता है जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होता, पर तुमने पढ़ा। केंद्र 3 इको R1 सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती है। क्वेश्चन देखो किसका आया, सिर्फ लेबलिंग पे आ गया ना। किसका? फुल फॉर्म क्या होती है? मुझे भी नहीं याद आ रहा है। मैम फिर हम उसे गलती कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंट नहीं करता ये। मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, एक सेकंड देख लो, मैं भी भूल गई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बताया, उनमें सीक्वेंस तो गलत लिखी है। कौन सी वाली? मैम जो वहाँ पे साइट्स होती है उन दोनों पे।
वो तो उन्होंने वो रिवर्स करके बोल दिया ना। वो ये नहीं कह रहे, वो बोल रहे हैं उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड सर्टेन कंपोनेंट, कौन सा ऑप्शन अपने कंपोनेंट को सही से आइडेंटिफाई कर रहा है, उन्होंने ये बोला है। फिगर देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नीचे आइडेंटिफिकेशन सही करनी है, ठीक है। सो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये बात सही है। रोप की फुल फॉर्म ये नहीं होती, इतना मुझे पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में होती, पर मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लेती हूँ। और कुछ ना आ जाए तो प्रोटीन डिप्रेसर ऑफ प्राइमर, एक बार मैं चेक करके बुक से बनाऊंगी डीएनए, मेरे को इस पे ट्रस्ट नहीं है गूगल पे। मैम प्रीति ने भेजी है चैट बॉक्स में। भेजिए। ठीक। नहीं, ये वो नहीं है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी नहीं, ये मेडिकल कंडीशन है बेटा। एक बार यो मैं मैम। बुक से चेक करके बताऊंगी, कुछ और है, ठीक है। ये समझ में आया मनीषा तुम्हें कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था? यस मैम। ठीक है, सो इसका आंसर हमारा डी बनेगा, राइट। रोप की फुल फॉर्म मैं आपको फिर एक बार चेक करके मैसेज करती हूँ, ओके। तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत सारे। सो आप लोग पूरा प्रिपेयर होके आना, कल की क्लास में और मंडे की क्लास में यही चलेगा, ठीक है। फ्राइडे को क्या चलेगा, बहुत पिटोगे भाई।